हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक इट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के सोल्व करेंगे। आप सबको पता होगा कि एनटीटी का पेपर हम सोल्व कर रहे हैं, जिसमें से पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट दोनों मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर देखिए। दोस्तों, 100% गारंटी है एनटीटी के पेपर में एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है, और हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आ जाएं, क्योंकि इसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये छोटे छोटे फैक्ट ही गलत होते हैं, और ये छोटे छोटे फैक्ट ही लास्ट टाइम भी एग्जाम में क्वेश्चन बने थे, और इस बार भी आने की पूरी पूरी संभावना है। तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। एनटीटी वाला पेपर तो आपको जरूर देखना है। तो दोस्तों, आज का हमारा पार्ट है वो तीसरा है, इसमें भी हम 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो ये देखिए दोस्तों, 63 क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। पूर्व बाल्यावस्था की आयु आप सबको ध्यान में होगी कि 4 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु है वो पूर्व बाल्यावस्था की होती है। अब आज का हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है 64 से। तो 64 नंबर का क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको पता है कि बहुत आते हैं अब एग्जाम में, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाले। तो सूची 1 में है डीएनए, निर्धारक, जनन कोशिका और एक्स और वाई गुणसूत्र। और सूची 2 में दे रखा है जीन या पितृक, 23 गुणसूत्र, लैंगिक गुणसूत्र और आनुवांशिक तत्व। तो सबसे पहले दोस्तों, जो आपको एकदम पूर्णतः आता है वो आप ऐसे क्वेश्चन में टिक करें। जैसे आप सबको पता है कि एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं लैंगिक गुणसूत्र, तो डी में होगा 3 नंबर। अब आप आंसर में मिला लीजिए कि डी में 3 है वो किस किस में है। तो पहला तो हट जाएगा अपने आप ही, क्यों डी में 2 नंबर है, और लास्ट वाला भी हट जाएगा, डी में 2 नंबर दे रखा है। तो या तो बी होगा या फिर सी होगा। अब आप मान लीजिए आपको और क्या आता है वो देख लीजिए आप। डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है आनुवांशिक तत्व जो हमें अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। डीएनए, तो डीएनए में होता है आनुवांशिक तत्व, तो ए में हो जाएगा 4 नंबर। तो ए में 4 किस में है? बी में। तो इसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी है वो बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। डीएनए होता है आनुवांशिक तत्व। निर्धारक हो जाएगा जीन, निर्धारक है जीन। और जनन कोशिका होती हैं 23 गुणसूत्र, जनन कोशिका में 23 गुणसूत्र। और एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं वो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। आप सबको पता होगा कि डबल एक्स से होती है बालिका का जन्म, और एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र मिलकर बालक का निर्माण वो करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। वंशानुक्रम के किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता से कम प्रतिभाशाली संतान की प्रवृत्ति और निम्न कोटि के माता पिता से कम निम्न कोटि की संतान होने की प्रवृत्ति होती है? भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, बीजकोश की निरंतरता और जीव सांख्यिकी का नियम। तो दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कि वंशानुक्रम के किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता से कम प्रतिभाशाली संतान की प्रवृत्ति और निम्न कोटि के माता पिता से कम निम्न कोटि की संतान होने की प्रवृत्ति क्या होती है? तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन। ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम 65 के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अच्छी उपज के लिए अच्छे बीज और अच्छी धरती दोनों की आवश्यकता होती है। वुडवर्थ के अनुसार उपरोक्त कथन में धरती किससे संबंधित है? बालक के वातावरण से, बालक के वंशानुक्रम से, वातावरण एवं वंशानुक्रम की अंतःक्रिया से, और बालक की शिक्षा से। तो दोस्तों, ये देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है कि अच्छी उपज के लिए अच्छे बीज और अच्छी धरती दोनों की आवश्यकता होती है। तो वुडवर्थ के अनुसार उपरोक्त कथन में धरती किससे संबंधित है? सिर्फ धरती का संबंध पूछा है हमने, अच्छे बीज का संबंध और धरती दोनों का नहीं पूछा है, सिर्फ धरती का संबंध पूछा है। ये चीज़ आपको इस क्वेश्चन में ध्यान में रखनी है। तो धरती का संबंध हो जाएगा दोस्तों बालक के वातावरण से। ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट है कि धरती का संबंध है बालक के वातावरण से। जब एक बालक को कार्य पूर्ण करने पर चॉकलेट दी जाती है तो उसे किस प्रकार का उद्दीपक दिया गया है? प्राथमिक उद्दीपक, प्राकृतिक उद्दीपक, द्वितीयक उद्दीपक और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसमें क्या बचा है कि जब एक बालक को कार्य पूर्ण करने पर चॉकलेट दी जाती है तो उसे किस प्रकार का उद्दीपक दिया गया है? कार्य पूर्ण होने पर दिया जा रहा है। तो दोस्तों, ये होता है प्राथमिक उद्दीपक। ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्राथमिक उद्दीपक। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 68। इन्फेंट किस भाषा का शब्द है? लैटिन, अंग्रेजी, जर्मनी और हिंदी। तो इन्फेंट है वो किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों, आप सबको पता है साइकोलॉजी में सिर्फ खुद साइकोलॉजी है वो सिर्फ आप मान लीजिए ग्रीक होता है ऑप्शन में, तो आपको ग्रीक करना है, वरना वो भी लैटिन में चला जाएगा। एक सिर्फ साइकोलॉजी शब्द है वो सिर्फ ग्रीक भाषा का है। उसके अलावा एक गेस्टाल्ट शब्द है वो जर्मन भाषा का है। इसके अलावा और कोई भी शब्द आता है वो लगभग लैटिन भाषा के होते हैं। तो दोस्तों, आपको तुक्का लगाना है तो लैटिन के ही लगाना। मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपका सुना हुआ नहीं है, आपको पढ़ा हुआ नहीं है, और ये पूछे कि किस भाषा का शब्द है, तो साइकोलॉजी में लगभग 99.99% चांसेज हैं वो लैटिन भाषा के ही हैं।
तो लैटिन भाषा है, इसका उत्तर है इन्फेंट शब्द है वो लैटिन भाषा का है। ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुछ बातें होती हैं दोस्तों जो मतलब सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा निर्धारक होती हैं, तो आपको इसी ट्रिक का वो काम में लेनी है। अगर आप तुक्का ही लगा रहे हो तो तुक्का लगाने में भी थोड़ी आप मतलब दिमाग का इस्तेमाल करना कि क्या हो सकता है, ऐसे ही आप तुक्का मत लगाना, क्योंकि साइकोलॉजी में सभी शब्द, साइकोलॉजी में खुद साइकोलॉजी एक शब्द है वो सिर्फ ग्रीक भाषा का है, उसके अलावा गेस्टाल्ट शब्द है जर्मन भाषा का, आप सबको पता होगा। इसके अलावा लगभग ये सभी शब्द हैं, 100% तो नहीं, ये मान लीजिए कोई हो सकता है कि दूसरी भाषा को, लेकिन लगभग 99.99% शब्द हैं वो सभी लैटिन भाषा के हैं। तो इसी प्रकार हम तुक्का लगाएं तो लैटिन पे ही तुक्का लगाना आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, इन्फेंट शब्द है वो लैटिन भाषा का है। अब आता है अगला क्वेश्चन, जोखिम उठाने का गुण इंगित करता है उच्च अधिगम, जिज्ञासा, उद्दोलन या उपलब्धि प्रेरक। तो दोस्तों ये भी शानदार क्वेश्चन है। तो जोखिम उठाने का गुण है वो उपलब्धि प्रेरक को इंगित करता है, ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। जोखिम उठाने का गुण उपलब्धि प्रेरक को इंगित करता है। अब आता है अगला क्वेश्चन, विकास की कौन सी अवस्था पर्सन की अवस्था भी कहलाती है? शेषावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आप भी ऐसे क्वेश्चन को एकदम से रट लेना। ये वीडियो आपको 2-3 बार जरूर देखना है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसमें मतलब कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है। या विकास की कौन सी अवस्था पर्सन की अवस्था होती है, तो आप सबको पता है कि इसमें भी कन्फ्यूजन होने के ज़्यादा चांसेज हैं। तो दोस्तों आप सबको पता है पर्सन ज़्यादातर बच्चा वो लगभग 3 साल की या 4 साल की अवस्था में करता है। तो ये हो जाएगी पूर्व बाल्यावस्था। अगर यहाँ पे बाल्यावस्था ही होता, पूर्व बाल्यावस्था ऑप्शन में नहीं होता, तो हम शेषावस्था करते हैं, क्योंकि शेषावस्था की आयु भी 0 से 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष तक मानते हैं। लेकिन यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था ऑप्शन में दिया हुआ है, तो पूर्व बाल्यावस्था है वो 100% राइट होगा आंसर, शेषावस्था नहीं होगा। तो विकास की कौन सी अवस्था पर्सनों की अवस्था होती है? पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सेकंड है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जन्म के समय बालक के सिर और उसके शरीर की लंबाई का अनुपात कितना होता है? जन्म के समय बात कर रहा है दोस्तों, जन्म के समय बालक के सिर और उसके शरीर की लंबाई का अनुपात कितना होता है? 1/8, 1/2, 1/4 या 3/4। तो दोस्तों जन्म के समय है वो 1/4 होता है, ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। जन्म के समय बालक के सिर और उसके शरीर की लंबाई का अनुपात 1/4 होता है, 1/4। और शायद वयस्क अवस्था में 1/8 होता है, मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन आप कंफर्म कर लेना। मेरे हिसाब से 1/8 ही होता है वयस्क अवस्था तक पहुँचते पहुँचते, लेकिन जन्म के समय 1/4 होता है, या 25%, परसेंटों में आता है तो 25% भी लिखा हुआ आ सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 72 नंबर का क्वेश्चन है, बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम, वंशानुक्रम व वातावरण दोनों, वातावरण और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास दोनों की बात कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम व वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। बालक की शारीरिक वृद्धि और शारीरिक विकास को वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है और वातावरण भी प्रभावित करता है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि वातावरण से मतलब दोस्तों ये है कि चीन में जैसे कम हाइट के होते हैं, और भारत में जैसे दक्षिण भारत में विविधता अलग है तो वहाँ पे अलग होते हैं शारीरिक विकास, उत्तर भारत में अलग होता है तो अलग शारीरिक विकास होता है। तो आप समझ गए होंगे वातावरण इस प्रकार बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है शारीरिक विकास को और शारीरिक वृद्धि को भी। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, एक बालक स्वयं सब कार्य करना चाहता है परंतु वह नहीं कर पाता है तथा काम करने पर चीज़ों को गिरा देता है। बालक में किस कौशल का विकास नहीं हुआ है? भाषा कौशल, संप्रेषण कौशल, हस्त कौशल या गामक कौशल। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये भी सभी क्वेश्चन अच्छे हैं और आने लायक हैं। एक बालक स्वयं सब कार्य करना चाहता है परंतु वह नहीं कर पाता है, काम करने पर चीज़ों को गिरा देता है। तो दोस्तों अब हम देखें, अगर आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है दोनों में कि यार हस्त कौशल करें या गामक कौशल। तो दोस्तों सभी प्रकार के कौशल हैं वो गामक कौशल में आ जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे ज़्यादा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, गामक कौशल। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 74, शेषावस्था में शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है और बहुत ज़्यादा डाउटफुल है कि शेषावस्था में अस्थियों की संख्या ज़्यादा होती है या फिर बाल्यावस्था में अस्थियों की संख्या ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे दोस्तों 270 हड्डियाँ पाई जाती हैं, अस्थियाँ पाई जाती हैं शेषावस्था में, और आप सबको पता है कि बाल्यावस्था आते आते ये संख्या बढ़ती है और 350 तक हो जाती है, 350 तक साइकोलॉजी है वो 350 मानती है। दोस्तों यहाँ पे हम साइंस की तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, साइकोलॉजी एवं मनोविज्ञान यही मानता है कि शेषावस्था में हड्डियाँ होती हैं कम होती हैं और बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। बाल्यावस्था में हड्डियाँ वो 350 तक पहुँच जाती हैं, उसके बाद हड्डियाँ जुड़ती हुई, आप सबको पता है तभी बाल्यावस्था को मतलब बाहर से दिखाई नहीं देती है, लेकिन अंदर से मानसिक विकास या हम कहें कि अंदर से विकास वो बहुत ज़्यादा होता है, हड्डियाँ जुड़ती हैं
और 350 से किशोर अवस्था आते आते 206 ही रह जाती हैं। तो यहाँ पे शेष अवस्था की हमसे पूछिए तो शेष अवस्था में हो जाएगी 270, बाल्य अवस्था में होती हैं 350 और किशोर अवस्था या वयस्क अवस्था में बच जाती हैं 206। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। कोल्सनिक ने बालक के विकास की कितनी अवस्था बताई हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी अब बहुत बार आने लग गए हैं। ऐसे क्वेश्चन भी कोल्सनिक ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, रोस ने कितनी बताई है, हरलॉक ने कितनी बताई हैं। तो आप ये तीनों चारों हैं जरूर देखें, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है भी। ये जो नया ट्रेंड है उसमें ऐसे क्वेश्चन देखे जाने लगे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों कोल्सनिक ने बालक के विकास की सबसे ज़्यादा अवस्थाएं बताई थी, 8 अवस्था बताई थी। बालक के विकास की 8 अवस्थाएं हैं वो कोल्सनिक ने बताई थी। शेषवावस्था है, जैसे मतलब पूर्व प्रसव काल है, शेषवावस्था, उत्तर शेषवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, इस प्रकार है ना। कोल्सनिक ने 8 अवस्थाएं बताई हैं बालक के विकास की। रोस ने भी अलग बताई है, हरलॉक ने शायद 6 बताई थी, मेरे हिसाब से ध्यान में नहीं है, लेकिन हरलॉक ने 6 बताई थी। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अब आता है दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। शारीरिक गामक विकास से संबंधित प्रमुख शिक्षा शास्त्र हैं। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये भी, फैक्ट भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। शारीरिक गामक विकास की बात कर रहा है यहाँ पे। शारीरिक गामक विकास से संबंधित प्रमुख शिक्षा शास्त्र हैं। तो दोस्तों मेरिन डायमंड, डायमंड है वो गामक विकास से संबंधित प्रमुख शिक्षा शास्त्री हैं। तो मेरिन डायमंड ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, मेरिन डायमंड। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 77। निम्नांकित में से कौन सा अभिप्रेरित व्यवहार का लक्षण है? अभिप्रेरित व्यवहार का लक्षण पूछा है हमसे। हृदय गति में परिवर्तन, व्यवहार में दिशा, प्रबलन और गैर सुसंगत व्यवहार। तो दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने मतलब हमको पूछा गया है कि अभिप्रेरित व्यवहार का लक्षण कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार में दिशा, डायरेक्शन इन बिहेवियर। ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, व्यवहार में दिशा। अभिप्रेरित व्यवहार का लक्षण पूछा है तो हृदय गति में परिवर्तन है वो अनैच्छिक परिवर्तन होते हैं, उस पर हमारी इच्छा नहीं होती है कि हम ये चाहिए कि हाँ 1 मिनट के लिए हम हृदय गति रोक लेते हैं फिर हम स्टार्ट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। गैर सुसंगत व्यवहार भी नहीं होता है, प्रबलन भी नहीं होता है। और अभिप्रेरित व्यवहार का लक्षण है व्यवहार में दिशा। ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आदत निर्माण हेतु वैलेंटाइन ने कितने नियमों का उल्लेख किया है? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और आप सबको पता भी होगा कि आदत निर्माण हेतु वैलेंटाइन ने 7 नियमों का उल्लेख किया था। ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। वैलेंटाइन ने 7 नियम हैं वो बताए थे आदत निर्माण से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 79 नंबर। बालक के किस काल में बालक की वाम हस्तता की आदत को दक्षिण हस्तता में बदला जा सकता है? बाल्यकाल में, विकास के किसी भी काल में, शैशव काल में और किशोर काल में। तो दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वाम हस्तता का मतलब ये है कि दक्षिण हस्तता में बदला जाता है, मतलब पहले बाइये भाग से काम करता है तो फिर दाहिने भाग में काम करने में जो बदला जा सकता है। कोई बच्चे आप भी देखते होंगे कि कोई बच्चा वो बाएं हाथ से खाना खाता है, तो ये है ना कब बदला जा सकता है, या फिर बाएं हाथ से लिखता है, तो ये चीज़ें हैं वो शैशव काल में ही परिवर्तित की जा सकती हैं। इसके बाद है वो परिवर्तन नहीं किया जा सकता इन मतलब चीज़ों को या इन चीज़ों को काम करने में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैशव काल में, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 80। लगभग 18 वर्ष की आयु में प्लस बीट बन जाती है 50 प्रति मिनट, 70 प्रति मिनट, 60 प्रति मिनट और 80 प्रति मिनट। तो 18 वर्ष की आयु में प्लस बीट बन जाती है, मतलब हृदय की गति है वो कितनी रह जाती है? तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 70 प्रति मिनट। यहाँ पे बेहतर ऑप्शन में नहीं है, वरना बेहतर है वो ज़्यादा सही होता है, 70 प्रति मिनट। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। एक बालक कक्षा में पेंसिल पकड़कर लिखने में तथा पुस्तक के पेज पलटने में अक्षम है। इस परिस्थिति में अध्यापक द्वारा उसके हस्त नियंत्रण में सुधार हेतु निम्न में से कौन सी गतिविधियां संचालित की जानी चाहिए? कागज को चरमराना, तैराकी, दौड़, स्पंज को दबोचना। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि एक बालक कक्षा में पेंसिल पकड़कर लिखने में तथा पुस्तक के पेज पलटने में अक्षम है, मतलब वो तो ना तो पेंसिल पकड़ना उसको आता है ना ही वो पुस्तक के पेज पलट सकता है, दोनों में अक्षम है। तो इस परिस्थिति में अध्यापक द्वारा उसके हस्त नियंत्रण में सुधार करने हेतु, मतलब उसको पेंसिल पकड़ाने हेतु निम्न में से कौन सी गतिविधियां संचालित की जानी चाहिए, ये बात इसमें पूछी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे कागज़ को चरमराना, इससे मतलब वो पेज पलटना वो सीख सकता है, और स्पंज को दबोचना, स्पंज को दबोचने से ये हो जाएगा मतलब उसकी उंगलियों में थोड़ी शक्ति आएगी कि किस प्रकार हम नियंत्रण रख पाएंगे पेंसिल के ऊपर की वो हम पेंसिल पकड़ने में सहायता करेगा स्पंज को दबोचना। लेकिन दौड़ और तैराकी से कोई संबंध नहीं है दोस्तों दोनों कामों के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1 व 4।
एक व चार ही काम में आती हैं, कागज को चरमराना और स्पंज को दबोचना। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 82। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में तो है कुश्ती, शतरंज, नाटक और तैराकी। सूची 2 है विचारात्मक खेल, पानी के खेल, युद्धात्मक खेल और संवेगात्मक खेल। तो दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्या पता ऐसा क्वेश्चन भी हमसे भी पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों 82 नंबर में कौन सा आंसर होगा? 82 में है ऑप्शन नंबर डी। 82 क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अब डी क्यों है दोस्तों? आप सबको पता होगा कि कुश्ती है, कुश्ती तो युद्धात्मक खेल है। तैराकी आप सबको पता है कि पानी का खेल है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो एकदम से डी में हो जाएगा। 2 नंबर आप देख सकते हैं, डी में 2 नंबर है, कुश्ती हो जाएगा। युद्धात्मक खेल 1 में हो जाएगा 3 नंबर, और बी में है 1 नंबर शतरंज। आप सबको पता है कि मानसिक खेल है ये, तो जिसमें जितनी ज़्यादा बुद्धि होगी उतना ही ज़्यादा शतरंज में सफल होगा। तो शतरंज में विचारात्मक खेल है। वो जो बच गया नाटक है वो है संवेगात्मक खेल। तो नाटक है संवेगात्मक खेल, ये क्वेश्चन बन सकता है। इंपॉर्टेंट यही है कि नाटक किस प्रकार के खेल है, तो संवेगात्मक खेल होता है दोस्तों नाटक। ये एक चीज़ अच्छी है, यहाँ पे आपको ध्यान में भी रखनी है। नाटक किस प्रकार का खेल है, तो संवेगात्मक खेल है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 83। निम्न में से मूल्यांकन का कौन सा प्रमुख चरण नहीं है? उद्देश्यों का निर्धारण, व्यवहार परिवर्तन, अधिगम अनुभव और रुचि का स्वरूप। तो मूल्यांकन का कौन सा प्रमुख चरण नहीं है? मूल्यांकन का कौन सा चरण नहीं है? तो दोस्तों रुचि का स्वरूप। मूल्यांकन का रुचि से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए? वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक। तो रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप सबको पता है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण है वो सबसे बेस्ट होते हैं। इसमें रटने की प्रवृत्ति से छुटकारा मिलता है, रटा नहीं जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बालक अंतर्बोध परीक्षण या CAT में प्रयुक्त किए जाने वाले कार्डों की कुल संख्या। आप सबको पता होगा दोस्तों, व्यक्तित्व के जो परीक्षण किए जाते हैं उसमें CAT विधि में कितने कार्ड काम में लिए जाते हैं? 5, 15, 10 और 18। तो दोस्तों इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है, 10 कार्ड काम में आते हैं। आप सबको पता है CAT विधि में 10 कार्ड होते हैं, और लियोपोल्ड बोल्लक ने इसकी स्थापना की थी, लियोपोल्ड बोल्लक ने। और सबसे ज़्यादा काम, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आप सबको पता होगा CAT विधि में मतलब स्थापना तो किसने की थी, या ये विधि किसने दी थी? तो लियोपोल्ड बेलेक हो जाएगा। 1948 में इसकी स्थापना की थी। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा काम वो किसने किया? तो अनरेस्ट है। अनरेस्ट एक मनोवैज्ञानिक थे जिसने इस विधि पर सबसे ज़्यादा काम किया था, अनरेस्ट ने। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। विधि दी तो थी लियोपोल्ड बेलेक ने 1948 में, और सबसे ज़्यादा कार्य है वो CAT विधि में किया था, अनरेस्ट ने। दोनों चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब फिर आता है अगला क्वेश्चन, छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों एवं अभियोग्यता के विकास से संबंधित मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है प्रक्षेपी तकनीक, वाद विवाद, प्रश्नावली और अवलोकन विधि। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि है, ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रश्नावली विधि। क्यों है प्रश्नावली विधि? क्योंकि छात्रों की व्यक्तिगत रुचियाँ और अभियोग्यता के विकास से संबंधित मूल्यांकन करना हमको, तो यहाँ पे प्रश्नावली विधि है वो सबसे उपयुक्त होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के लिए उपयोगी नीति कौन सी है? व्याख्यान विधि, वार्तालाप विधि, प्रदर्शन विधि और समस्या समाधान नीति। तो दोस्तों ऐसा का ऐसा क्वेश्चन रेट फर्स्ट लेवल में आया था, आप देख लेना, शायद 2018 वाले पेपर में मैंने करवाया था, मेरे को ध्यान में आ रहा है। रेट या आर्ट 8 में एक क्वेश्चन ऐसा आया था, सेम टू सेम क्वेश्चन, कि पूर्व प्राथमिक विद्यालय में छात्रों के लिए कौन सी उपयोगी नीति होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर डी। फिर आता है, अगर यहाँ पे प्रदर्शन नहीं होता ना दोस्तों, यहाँ पे प्रदर्शन नहीं होता तो खुद करके सीखने वाला सबसे उपयुक्त आंसर होता है इसका, कि खुद करके सीखना। लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्रदर्शन नीति हो जाएगा। प्रदर्शन नीति में भी बच्चे खुद ही करते हैं, खुद ही प्रदर्शन करते हैं उनका। तो ये बात बिल्कुल रही है, ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 88। एक हिंदी फिल्म मैं हूं ना में शाहरुख खान ने एक विद्यार्थी की गतिविधियों को अवलोकित करने हेतु महाविद्यालय में प्रवेश लिया था। उनके द्वारा किस प्रकार के अवलोकन को प्रयुक्त किया गया था? अनियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन, सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन। तो दोस्तों फिल्मों से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप सबको पता है कि ये तो एक उदाहरण दिया है कि मैं हूं ना फिल्म में जो शाहरुख खान ने एक विद्यार्थी की गतिविधियों को अवलोकित करने के लिए महाविद्यालय में प्रवेश लिया था, तो उनके द्वारा किस प्रकार के अवलोकन को प्रयुक्त किया गया है? तो सहभागी, उसी कक्षा में उन्होंने एडमिशन लिया था, तो ये सहभागी अवलोकन होता है। ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, सहभागी अवलोकन।
फिर आता है अगला क्वेश्चन, कक्षा कक्ष परिस्थितियों में दर्शित सर्वे सहायक सामग्रियों को प्रयोग में लेते समय शिक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सम्मिलित होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम एग्जाम में आया था, रेट या आरटेट में कौन से ईयर में आया था ये मेरे को ध्यान में नहीं है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था। तो कक्षा कक्ष परिस्थितियों में दर्शित सर्वे सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय शिक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सम्मिलित होता है। मूर्त से अमूर्त, करके सीखना, विश्लेषण से संश्लेषण और सरल से जटिल। तो दोस्तों सभी इसे देखने में तो सभी हैं वो सही लग रहे हैं, लेकिन एक ही ऑप्शन है वो राइट होता है, मूर्त से अमूर्त। ऑप्शन नंबर ए हो यहाँ पे बिल्कुल राइट है। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ऐसा क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आएगा, या तो आ सकता है साइकोलॉजी में या फिर आ जाएगा शिक्षण विधियों में, और हर सब्जेक्ट में शिक्षण विधियाँ हैं तो लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आपके शिक्षण विधियों के आएंगे, तो उनमें ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। यहाँ पे सहायक सामग्रियों को जो प्रदर्शित करते हैं टीचर कक्षा में, तो वो होता है मूर्त से अमूर्त सिद्धांत पर काम में ली जाती हैं सहायक सामग्रियाँ, मूर्त से अमूर्त। फिर आता है अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन 90 का क्वेश्चन, CCE से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों CCE की फुल फॉर्म हमसे पूछी गई है, तो आप सबको ध्यान में होगा, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन है वो CCE की फुल फॉर्म होती है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 25-30 क्वेश्चन। कितने करे हैं हमने, लगभग 64 से शुरू किया था और 90 तक 26-27 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और 60 क्वेश्चन अभी हो रहे हैं। तो 2 दिन में, आने वाले 2 दिन में आपको ये पूरा पेपर वो मिल जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इससे कारण ही मैं अलग अलग पार्टों में ये पार्ट आपको मतलब क्वेश्चन है वो दे रहा हूँ, क्योंकि आपके ध्यान में रह जाएँ। वरना एक ही दिन में अगर 150 क्वेश्चन करते तो आपके ध्यान में रहते, और ये क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार है, तो आप इसको पूरा देखें और रिवीजन जरूर करें दोस्तों, एक बार देखने से याद नहीं होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।